आई एम डॉक्टर रोहित बंसल। आई एम ए कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आपको जानकारी देना चाहूँगा जिससे लोग बहुत परेशान हैं। आजकल हमारी ओपीडी में बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं गिरते बालों से जो परेशान हैं। हेयर फॉल में आपको बताना चाहूँगा कि दो तरीके का होता है। एक होता है स्कारिंग एलोपेशिया, एक होता है नॉन स्कारिंग एलोपेशिया। स्कारिंग एलोपेशिया एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें दोबारा बाल आना थोड़ा मुश्किल होता है, बट अगर हम टाइमली ट्रीटमेंट ले लें तो हम उसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं और टाइमली उसको रोक सकते हैं। और जो नॉन स्कारिंग एलोपेशिया है उसके कई कारण हैं, जैसे कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जो हम देखते हैं कि अधिकतर आदमियों में हो जाता है उम्र के साथ, बट आजकल हम देख रहे हैं कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया भी जल्दी होने लगता है। दूसरा है एलोपेशिया एरिएटा जिसमें बालों की रीग्रोथ हो जाती है, ये एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होती है। फिर जनरली अभी हमने देखा है कि जैसे वायरल इलनेसेज रही हैं, कोरोना रहा है, तो उसमें भी कोई भी लॉन्ग टर्म इलनेस में भी हमारे हेयरफॉल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। किसी को कोई सर्जरी हुई है पुराने टाइम में या अभी रिसेंट कोई सर्जरी हुई है, उसका भी एक इफेक्ट होता है हेयरफॉल ज़्यादा होना। एक न्यूट्रिशनल फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉज हैं हेयरफॉल के लिए, जैसे कि विटामिन डी की कमी होना। आजकल हम ज़्यादा इंडोर रहते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हैं, तो सनलाइट एक्सपोजर नहीं हो पाता जिससे विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है। विटामिन B12 का कम होना, आयरन का कम होना भी एक इम्पोर्टेंट कारण है जिससे बाल ज़्यादा झड़ते हैं। ठीक है। और स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, हमारा जो आजकल शेड्यूल है उतना हम एक्सपोजर नहीं हो पा रहे हैं, हम स्ट्रेस में हैं, शेड्यूल चेंज हो गया लोगों का, उसकी वजह से भी हेयरफॉल ज़्यादा होता है। तो हम यही देखते हैं कि अंडरलाइंग कॉज क्या है, न्यूट्रिशनल है, स्ट्रेसफुल है, हार्मोनल है, उसी तरह से हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा टारगेट ये होता है कि पेशेंट को हम असेस करें और उसका जो कॉज ढूंढने की कोशिश करें ताकि अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट किया जाए। जब हम अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करेंगे तो हमारा ट्रीटमेंट और आसान हो जाता है और इस तरह के जो हेयरफॉल हैं उनमें रीग्रोथ भी पॉसिबल होती है। जनरली 3 से 4 महीने का टाइम लगता है जिसमें रीग्रोथ हो जाता है। तो मैंने जैसा कि बताया, पहला तो हमारा यही टारगेट रहता है कि अंडरलाइन कॉज को ट्रीट किया जाए ताकि हेयरफॉल कंट्रोल हो जाए और विद टाइम हेयर रीग्रोथ शुरू हो जाए। तो उसी के हिसाब से जैसे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में अलग तरह की मेडिसिन चलती हैं। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए हमें विटामिन डी, विटामिन B12 या आयरन देना पड़ेगा। ठीक है। अगर किसी की स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो हमें अपने लाइफस्टाइल को सुधारना पड़ेगा ताकि हम उस चीज़ को कंट्रोल कर सकें। तो अंडरलाइन कोज को ट्रीट करते हुए कुछ मेडिसिन, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की फॉर्म में, कुछ सीरम्स टॉपिकल लगाने के लिए हम देते हैं जिससे विद टाइम हमारा हेयरफॉल भी कंट्रोल हो जाता है और हेयर रीग्रोथ भी पॉसिबल है। अब कई लोगों को अगर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है तो कुछ ट्रीटमेंट भी हमारे पास हैं, जैसे कि हेयर रीग्रोथ लेजर होता है और जनरली वो हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में प्रेफर करते हैं, या बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो तब हम लेजर पे भी पेशेंट्स को डालते हैं। लेजर क्या है? बेसिकली इट्स ए लाइट लो लेवल डायोड लेजर, इसमें हेयर रीग्रोथ के लिए हम यूज करते हैं। तो इसमें पेशेंट को ट्वाइस इन ए वीक क्लिनिक पे आना होता है और जनरली 3 to 4 मंथ के लिए वो ट्रीटमेंट किया जाता है। तो क्लिनिक पे जब वो आते हैं तो उनको अराउंड 20 to 30 मिनट का सेशन होता है जिसको लेके वो वापस घर उसी समय जा सकते हैं। इट्स ए ओपीडी प्रोसीजर। दूसरा ट्रीटमेंट मैंने आपको लेजर का बताया। थर्ड ट्रीटमेंट होता है मीजोथेरेपी। मीजोथेरेपी क्या है कि कुछ ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं सीरम की फॉर्म में, उनको हम डायरेक्टली या तो स्कैल्प की स्किन में इंजेक्ट कर सकते हैं टू स्टिमुलेट ग्रोथ, या फिर कई बार हम डर्मा पेन या डर्मा रोलर करने के बाद भी उन लोशंस को स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं जिससे उनकी पेनिट्रेशन होती है और उससे हमें रीग्रोथ भी मिलती है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है, आजकल आप लोगों ने सुना भी होगा, PRP। इसको हम बोलते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। बहुत ही सेफ ट्रीटमेंट है, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। तो इसमें क्या प्रोसीजर होता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें 1 in a month सिटिंग करते हैं, 3 to 4 सिटिंग में अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है। इनिशियली क्या होता है कि जो हेयर फॉल है वो कंट्रोल आ जाता है, विद टाइम हेयर थिकनेस बेटर होती है और ओवर ए पीरियड टाइम हेयर रीग्रोथ भी हम अचीव कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रोसीजर होता है जनरली इसका 1 hour लग जाता है क्लिनिक पे, है ये भी ओपीडी प्रोसीजर, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है एज सच। तो इसमें हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं 8 to 10 ml, उसको एक किट में डालते हैं जिसमें कि ग्रोथ फैक्टर होते हैं। फिर उस किट को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है ताकि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हमारे ब्लड से सेपरेट हो जाए।
तो जब वो सेपरेट हो जाता है उसको भी हम दो तरीके से स्कैल्प में या तो इंजेक्ट कर सकते हैं बहुत फाइन नीडल के साथ, या माइक्रो नीडलिंग करके हम माइक्रो जोन्स क्रिएट करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। तो हल्का मसाज से वो स्किन में स्कैल्प में पेनिट्रेट करके उससे हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट होता है। तो जब हमने वहां पे प्लेटलेट और ग्रोथ फैक्टर इंजेक्ट किए हैं तो प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर को रिलीज करता है, जिससे हमारे हेयर को न्यूट्रिशन मिलता है, ग्रोथ मिलती है, ग्रोथ स्टिमुलेट होती है। तो उससे हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। थैंक यू।